हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विन बीपीएससी यूट्यूब चैनल पे। मैं शशांक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इरूटेरिया द्वारा लॉन्च किया गया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं इरूटेरिया 7500 बहुविकल्पीय समान अध्ययन का सेट नंबर 1। यह सेट जो है यह इसमें बहुत सारी इसकी विशेषताएं बताई गई है, जैसे कि ये सभी राज्य द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इसके अलावा ऑल स्टेट पीसीएस है, बीएसएससी है, बीपीएसएससी जो दरोगा का एग्जाम कराती है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्जाम सारे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक की बात करें तो 150 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल से इसको सेट किया गया है। तो एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इरूटेरिया 7500 बहुविकल्पीय प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, इसका सेट नंबर 1। चलिए सेट नंबर 1 है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था। क्यों किए थे अम्बेडकर साहब? तो अम्बेडकर साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना इसलिए करते हैं कि राजनीति में प्रवेश करने के लिए जो लोग आए उन लोगों के लिए एक प्रशिक्षण मिले। तो प्रशिक्षण के उद्देश्य से बी आर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के स्थापना किया था। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के लिए अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन बस 1920 में हुआ था। टर्की के खलीफा के समर्थन में यह 1919 में स्टार्ट होता है और 1924 में जब खलीफत पद समाप्त कर दिया जाता है, उसके बाद से यह भारत में भी आंदोलन खत्म हो जाता है। इसके नेता की बात करें तो दो नाम याद रखिएगा, एक मोहम्मद अली थे और एक शौकत अली। तो ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग के स्थापना में शामिल नहीं था? होम रूल लीग के बारे में प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एच.एस. अलकॉट। तिलक जी भी होम रूल से संबंधित थे, एनी बेसेंट भी थे और एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों होम रूल लीग से संबंधित थे। एच.एस. अलकॉट जो थे यह थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। चौथा नंबर प्रश्न है, नौखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? महात्मा गांधी के निजी सचिव नौखली के समय प्यारेलाल थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्यारेलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद महात्मा गांधी ने महत्व दिया। किस प्रकार के कार्यों के लिए महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रमों पे ज़्यादा गांधी जी ने ध्यान दिया था। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1930 में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? कौन सा नहीं है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। पोस्टमास्टर इनकी रचना नहीं है। पोस्टमास्टर को किसने लिखा है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। बाकी दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रस्ताव रखे थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसका सेनापति का नाम था मालिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लेरू सीताराम राजू। अल्लेरू सीताराम राजू रंपा विद्रोह से संबंधित है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1879 से लेके 1912 लंबा समय तक ये चला था। 1912 तक चला था और कहाँ पे हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। पागलपन की स्थापना किसने की थी?
इसका सही उत्तर हो जाएगा करमशाह। करमशाह पागलपंथ की स्थापना कब करते हैं? 1825 से लेकर 27 के बीच में इसकी स्थापना होती है। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? यह तुलुगमा नीति था। तुलुगमा नीति के कारण से बाबर जीत जाता है। होता क्या है तुलुगमा नीति में? तो जो सैन्य होता है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, एक दाएं और कुछ बाएं कर दिया जाता है। ऐसे अटैक करने जाता है और दुश्मन की सेना जो आती है उसको चारों तरफ से घेर लेता है। तो ये 3 तरीके से ये लोग अटैक करते थे तुलुगमा पद्धति में। बाबर ने ये उज़बेकों से सीखा था। 12 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मलिक उल शर्क। मलिक उल शर्क जो 1394 ईस्वी में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना करता है। चलिए, इस समय तुगलक वंश का शासन रहता है। तुगलक वंश का शासन था और तुगलक वंश का भी कौन शासक था? तो नसरुद्दीन महमूद शासक था। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव प्राप्त हुए हैं, जारवे संस्कृति से प्राप्त हुए। जारवे संस्कृति कहाँ पाया जाता है? तो ये वर्तमान महाराष्ट्र में है। वर्तमान महाराष्ट्र में है और यह ताम्र पाषाण संस्कृति का भी परिचायक है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त। गुप्त वंश के अधिकांश शासक वो विष्णु के उपासक थे, इसलिए उन्होंने भागवत संप्रदाय के विकास में काफी ज्यादा योगदान दिया। 15 नंबर प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो स्वयं को सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण किया था, दूसरा सिकंदर, उसने वो ऐसा सुल्तान था जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। 17 नंबर प्रश्न, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाला सागर का नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक जो है ये उसके दक्षिण की बात किया जा रहा है, तो इसमें है गिरिपद स्थिति का। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा निहारिका। निहारिका में तारों का निर्माण होता है, सौर परिवार से संबंधित नहीं है। 20 नंबर है, मिलान करना है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 40 तो जानते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 जो है इस संसद सचिवालय। अनुच्छेद 239 जो है वह संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 1 का 3, बी का 4, बी का 4, 1 का 3, बी का 4, सी का 2, सी का 2, यानी हमारा उत्तर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? नागरिक की शिकायतें पे अगर राज्य सरकार उस पर नियंत्रण कर लेता है तो फिर नागरिक कोई शिकायत ही नहीं कर पाएगा, फिर स्वतंत्रता नाम की कोई चीज न रह जाएगी, इसलिए इसका ए उत्तर हो जाएगा। बाकी आर्थिक मामले राज्य सरकार कंट्रोल करती है। विधि निर्माण कानून कैसे बनेगा ये भी राज्य सरकार के ही अधीन आता है और कार्मिक मंत्रालय भी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, सी और डी। ये इन तीनों है गलत है। बाकी ये जो है मौलिक अधिकार पर संविधान के भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, यह सही है। बाकी ये बी, सी और डी गलत है। 23 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का विषय किस विषय से संबंधित है? तो 97वें विषय जो संशोधन हुआ था वो सहकारी संस्थाओं के गठन और कार्य संचालन से संबंधित था। ये जो 2011 में 97वें संशोधन किया गया था, इसके तहत संविधान में भाग 9 का ख
ख जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समिति को जगह दिया गया। ये फंडामेंटल राइट्स में भी इसका जिक्र मिलता है। 29 का 3 अनुच्छेद है। डीपीएसपी यानी राज्य भी इसका सहयोग करेगी, इसका जिक्र मिलता है 43 का ख। इन सभी बातों को भी ध्यान रखेंगे। संविधान के भाग 9 का ख जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट्स में 29 का 3 और डीपीएसपी में 43 का ख। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक के विस्तार कानून कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1996। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर में व्यक्तिगत प्रायोज्य आय यानी पीडीआई क्या है? तो पीडीआई व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान को माइनस कर लिया जाता है, तो पीडीआई निकल के आता है। पीडीआई को शुद्ध वेतन के भी संज्ञा कहा दिया जाता है, क्योंकि ये सारे टैक्स कटने के बाद ही आता है शुद्ध वेतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि अत्यंत वाष्पशील है, बहुत जल्दी ये उड़ जाता है स्प्रिट, इसके कारण से यह ठंडा अनुभूति देता है। होता क्या है कि त्वचा को सफाई करने के लिए स्प्रिट का भी यूज किया जाता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होता है, जिसके कारण से मेडिकल पर्पस में भी यूज किया जाता है। इथाइल अल्कोहल इसका रासायनिक नाम हो जाता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। और बात करें एक और स्प्रिट जो होता है उसका नाम है वुड स्प्रिट। तो ये क्या होता है? यह मिथेनोइक एसिड होता है CH3OH। आगे बढ़ते हैं। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या करता है? वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। सी सही हो जाएगा। वातावरण से जब उष्मा जल में प्रवाहित हो जाती है तो जल धीरे धीरे उड़ने लगता है, वाष्पशील में परिवर्तित हो जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1%। केवल 1% हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और अपने भोजन बनाने का कार्य करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है आर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है? तो फेफड़े में कैंसर हो जाता है। कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी हो जाती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करता है। बेरियम जो होता है ये मस्तिष्क में सूजन देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का ए, बी का 3, सी का 4। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। इससे एस्टरीकरण कहा जाता है। इसमें एस्टर का निर्माण होता है। जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे CH3COOH, और उसमें एथिल अल्कोहल को मिलाया जाता है तो एस्टर का निर्माण होता है, इसे एस्टरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट के परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। मिलाकर रखने का क्या कारण है? तो वांडर वाल्स बलों द्वारा मिलाकर रखा जाता है। कारण नहीं पूछा गया, किस कारण मतलब कि रखने के लिए कौन सा बल का उपयोग किया जाता है? तो वांडर वाल्स बलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, यातायात संचालित जो नगर होता है उसमें भूरा वायु बनाने से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा प्रदूषक होता है, तीव्र गंध होता है इसमें, और यह विषैली भी होती है सल्फर डाइऑक्साइड। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथियों का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपकला ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। 34 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में
कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक। प्रतिजीवाणु कारक के रूप में यह लाइसोजाइम काम करता है। 35 नंबर प्रश्न है, पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस बात पर निर्भर करता है? एरोटेरिया द्वारा इसका स्थिति दाब दिया गया है और कहीं इसका वाष्पोत्सर्जन पे भी निर्भर करता है। तो ये दोनों आंसर आप लोग चेक कर लेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? एरोटेरिया इसको स्फीति दाब दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक अंश भाग है? तो इसका सही हो जाएगा एस्ट्रिकेशन। फूल का एक भाग जो है एस्ट्रिकेशन है। मध्य सिराए, सिराए ये सब इसमें नहीं आता है, मनुष्य में आता है, ह्यूमन में पाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। यह भी सही है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा सही पूछा गया है? 1 और 2 दोनों सही है। सफेद फास्फोरस विषैला पदार्थ है, रासायनिक हथियार में उपयोग किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील है, हवा के संपर्क में आने पर स्वयं ही जल जाता है। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नसिका संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है? हिस्टामिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिस्टामिन, सामान्य ठंड में हिस्टामिन के कारण से नसिका संकुचन हो जाता है। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, केंद्रीय कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रीय कला का निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का भाग है? किस ऊतक का उदाहरण है? संवहनीय ऊतक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। लसिका और रुधिर संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। अर्थव्यवस्था का प्रश्न दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। यह जो है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय या विक्रय करना खुला बाजार परिचालन को निर्दिष्ट करता है। 42 नंबर प्रश्न है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन ए तारोपार समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश तारोपार समिति ने किया था। 43 नंबर प्रश्न देखिए, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ऑप्शन सी एच.एस. बैरोज भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान थे। 44 नंबर प्रश्न है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पारिस्थितिकी के तौर पे कौन सा स्थल जो है उसको उष्ण माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को सही उत्तर हो जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। योग दिवस भी मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ में। पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था? यह महात्मा गांधी कहे थे। महात्मा गांधी का यह दार्शनिक कथन है कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन होता है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीपाद अमृत डांगे द सोशलिस्ट नाम का प्रकाशन किया था। भैंसा सिंघी नाम का जाति किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागालैंड में भैंसा सिंघी नाम की जाति पाई जाती है। HDPE इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका हो जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 1 से 50 तक हम लोगों ने अभी सेट के माध्यम से पूरा किया। लास्ट में कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया गया है, जल्दी इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष दमदमा से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य बोरझोम कश्मीर से।
बुर्ज होम से एक और चीज़ मिला है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जीते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा अभी राजस्थान में पड़ता है। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगा और लोथल से। तो इस प्रकार से हम इडुटेरिया 7500 बुक जो है उसका पहला सेट कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको अगले सेट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।